क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए जो आपको इस पूरे इसमें आता है 2 मार्क्स तो आप कंफर्म कर देना, इसमें आएगा या 33 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी वजह नहीं कन्वर्ट करो तो कोई इशू नहीं है। F2 = 1/P2 हो गया और यहाँ पर आपको -3 डायप्टर बोला, फार अवे ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दो स्टफ। आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है व्हाट इज मायोपिया, व्हाट आर द कॉजेस। और अगर आपने मायोपिया पढ़ा हुआ है तो हाइपरमेट्रोपिया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे भैया फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स कहाँ है, लो आ गया फिजिक्स भाई साहब। ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड के 10 ऐसे सवाल जिनके बाहर आई कैन गारंटी कोई सवाल नहीं आएगा। ह्यूमन आई भी कलरफुल वर्ल्ड दोनों कंप्लीटेड है। उन सवालों के वेरिएशन जो आ सकते हैं विद कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अगर आपने मेरा कार्बन्स कंपाउंड सेशन नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए अभी के अभी। और वक्त और बात नहीं करता हूं, जाओ फोड़ो, मजे करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फोड़ कर आएंगे साइंस एग्जामिनेशन, है ना। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो भाई साहब अब हम शुरू कर रहे वाले हैं ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। 10 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब आप समझ लो कि भाई इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपको आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जैसे मैंने बताया ना। चलो शुरू कर लेते हैं, फिर आ जाओ। 10 सवाल है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 20 से 30 मिनट के इसको खत्म करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए जो आपको इस पूरे इसमें आता है 2 मार्क्स तो आप कंफर्म कर देना, इसमें आएगा ही आएगा। तो एक बार सवाल देख लेते हैं क्या है भाई। सवाल पूछा जा रहा है डिफाइन द टर्म ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है यह हमें बताना है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है बच्चों, आपकी आंखों के अंदर की जो एबिलिटी होती है टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। आई होप यू गाइस हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट दैट, है ना। तो इसमें एग्जैक्टली लिखना क्या होगा आपको, अब लिखना वही लिखना होगा, द एबिलिटी ऑफ द आईलेट्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, यही लिखना होगा। इसके अलावा एडिशनल आपको कोई चीज लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पर आपको दिया ये भी जा रहा है, राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस व्हिच एनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब आपके लेंस में क्या मॉडिफिकेशन होगा उसके कर्वेचर में जब आपको कोई नजदीक की चीज देखनी है। अब ये जो नजदीक की चीज देखनी है ना, ये दूर की चीज भी हो सकती है। ये सवाल आपको दूर की चीज के लिए भी आ सकता है, ये सवाल आपको दोनों के लिए आ सकता है। ये एक सेपरेट 2 मार्क का सवाल भी हो सकता है जहां पर आपको पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस एज कंपेयर्ड टू व्हेन यू आर सीइंग फार अवे एंड व्हेन यू आर सीइंग समथिंग नियर बाय। तो ये दोनों वेरिएशन में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका आपको याद रखने का ये कि जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना होता है तो क्या करना, क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप लिख देते हो ना तो आपको पूरे मार्क्स यहीं पे आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि जब भी आपको नजदीक की चीज देखनी होती है, जब भी आपको नजदीक की चीजें देखनी होती है तो आपका जो सिलियरी मसल है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो पिचकता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो पिचकता है तो 2 सिलियरी मसल ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। सिलियरी मसल से पिचकेगा, सिलियरी मसल के बीच में क्या है भाई, सिलियरी मसल के बीच में लेंस रखा हुआ है ना। तो जब आपका सिलियरी मसल पिचकेगा तो वो आपके लेंस को भी पिचकाएगा। तो आपका जो लेंस होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब जाकर आपका कर्वेचर जो है लेंस का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई चपटा हो गया ना। जब आपका लेंस लंबा होता है तो कर्वेचर तो कम होती है, कर्व कम होता है, लेकिन जब चपटा हो जाता है तो कर्वेचर ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो कर्वेचर मोटा होना इज बेसिकली मीनिंग लेंस की चपटा हो गया, ठीक है। तो नज़दीकी देखनी है तो आपका सिलियरी मसल्स चपटा होना चाहिए और आपका लेंस भी चपटा होना चाहिए। और दूर का देखना है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी, लेंस भी रिलैक्स करेगा और दूर की चीज़ देखने की आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसको सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का, इमेजिन करो कि आप बीच पर जाकर बैठे हो, बीच है ना, समुद्र किनारा है, और समुद्र किनारे में आप क्या देखते हो भाई, आसपास किसी देखते हो नहीं, आप दूर क्षितिज की तरफ देखते हो, अरे क्या सनसेट है, तो दूर, तो रिलैक्स फील करते हो। तो इसको याद रखो कि जब दूर की चीज देखनी होती है तो रिलैक्स फील करते हो आप। तो ऐसे याद रखोगे तो फिर आपका सिलियरी मसल्स रिलैक्स होता है, लेंस रिलैक्स होता है, दूर की चीजें दिखाई देने लग जाती है। बस ऐसे आप याद रखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कार्बन्स कंपाउंड्स पढ़ाया था आपको, हर एक सवाल में उसके वेरिएशन, उसके सारे के सारे जवाब, पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा था, यहाँ पर भी मैं आपको वही बता रहा हूँ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकेंड क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन। अरे भाई साहब मतलब क्या ही बताऊं मैं, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपने का ही पढ़ा मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच
स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। और कौन कौन से पार्ट्स दिए गए हैं आपको दिया गया है कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। अगर ये 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप इनका बस फंक्शन लिखकर छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स के लिए आता है तो फॉर श्योर आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। और 5 मार्क्स पे जब ये आता है तब 2 और चीज़ें पूछी जाएंगी। हो सकता है कि आपसे लेंस क्या करता है पूछे, हो सकता है आपसे ये पूछे कि रेटिना क्या करता है पूछे। तो ये 5 मार्क्स का सवाल भी तब्दील बन सकता है। लेकिन यहां पर हम जल्दी से इसका डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे। क्यों भाई, आ गया तो मेरे बच्चे तो परेशान हो जाएंगे, है ना। तो चलो जल्दी से एक बार डायग्राम बनाते हैं इसका। बहुत ही प्यारा सबसे सिंपल तरीका लेंस मतलब पूरे आई ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने का बता रहा हूं मैं। 1 मिनट के अंदर बना देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा गोला यहां पर बनाकर ऐसे निकाल देंगे, उसके नीचे से ऐसे एक और गोला बनाकर निकाल देंगे और यहाँ पर एक थोड़ा सा बल्ज यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि मैंने क्या बना दिया, पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर। अब इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच यहाँ पर हम एक लेंस लगा देंगे, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ पर एक रेटिना मार देंगे हम ऐसे, ठीक है। ये आपका रेटिना हो जाता है, बस हो गया, ठीक है। अब भाई ऑफ कोर्स है लेंस हवा में क्यों लटका होगा, सिलियरी मसल होगी उसके यहाँ पर, तो हमने सिलियरी मसल यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब इसके आगे आप एक काम करना, इसके आगे आप एक और डिस्क बनाना है ऐसे, ठीक है। ऐसे आप एक और डिस्क बनाओगे और इस डिस्क को बनाकर आप थोड़ा सा ऐसे उसको रैप अप कर दोगे। बस सेंटर में आप यहाँ पर उसके लिए एक, ये क्या हो गया, ये क्या कर दी भाई जिंदगी में आपने, ये आपने उठाया और एक डिस्क बना दी है, ठीक है। और उसके सेंटर में एक आपको होल छोड़ देना है। आई एम होपिंग कि आप समझ चुके हो कि वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप जो डायग्राम बना रहे हो पेंसिल से बना रहे हो, कुछ और तरीका मैं ही अलाउ नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हो गया, तो 1 मिनट के अंदर डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद आपको लेबलिंग करनी है। ऑफ कोर्स ये जो सबसे सामने वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, कॉर्निया। और कॉर्निया का काम क्या होता है, कॉर्निया का काम ये होता है कि भाई 95% लाइट को वो रिफ्रैक्ट करती है। तो रिफ्रैक्शन हैपनिंग इन द आई 95% ऑफ द टाइम इज हैपनिंग एट द कॉर्निया इटसेल्फ। उसके बाद क्या आती है भाई, उसके बाद आती है आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, जो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। क्या कंट्रोल करती है ये, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। कैसे ये कैलकुलेट करती है, क्योंकि आपका जो आइरिस होता है वो एक गेट की तरह होता है। गेट जब खुलती है तो आप अंदर आते हो, वैसे आइरिस जब खुलती है तो प्यूपिल, जो उसके सेंटर के बीच में जो होल होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं, वो प्यूपिल बड़ी होती है और लाइट अंदर आती है। और आइरिस चपटी हो गई तो फिर प्यूपिल भी चपटा हो गया, और फिर क्या होगा भाई, आपका जो प्यूपिल है वो कम लाइट अलाउ करेगा, ठीक है। तो हाउ डज आइरिस अलाउ द लाइट एंटरिंग इनटू द आई, इट अलाउज इट थ्रू द हेल्प ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल एक छोटा सा होल है। अब यहां पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन ये भी आता है कि सर अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज रेगुलेटेड बाय व्हाट, आइरिस और प्यूपिल। तो आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है कि भाई द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल। क्योंकि देखो प्यूपिल एक होल होता है, होल कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती, गेट कंट्रोल करती है। गेट क्या है, गेट आइरिस है, ठीक है। गेट को आपको ऑपरेट करना पड़ेगा तभी वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ठीक है। चलो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। उसके बाद फिर प्यूपिल का तो मैंने आपको बता दिया फंक्शन। फिर मैं बताता हूं, फिर आता है आपका ये लेंस। लेंस के लिए आप लिखोगे इट फोकसेस द लाइट ऑन द रेटिना, सिलियरी मसल्स कंट्रोल्स द कर्वेचर ऑफ द लेंस। और फिर आगे आपका रेटिना, रेटिना इज द स्क्रीन जहां पर आपका लाइट रे फॉल होता है और इमेज फॉर्म बनती है ना। तो ये हो जाता है आपका सिलियरी मसल, ठीक है। तो बेटा ये 5 मार्क्स के लिए भी अगर आ जाए तो आप कर लोगे आराम से। और यहाँ से जो नर्व्स जा रही है इस पर आप लिख दोगे कि भाई ये है ऑप्टिकल नर्व्स, और ऑप्टिकल नर्व्स इसको कहाँ तक ले जा रही है, ऑप्टिकल नर्व्स इसे ले जा रही है ब्रेन तक, ठीक है। बात खत्म, ये हो गया भाई। पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसमें। पेंसिल से डायग्राम बनाएगा, लेबलिंग भी पेंसिल से करिएगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आपको बहुत सुंदर वगैरह बनाना है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे खुद का पता है कि भाई यहाँ पर मेरा जो हैंडराइटिंग है बहुत खराब आ रहा है, क्योंकि मैं आईपैड पे लिख रहा हूँ, वरना मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। आपको पता है, आपने स्क्रीन पे मेरी हैंडराइटिंग देखी हुई है ना, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस, हियर वी गो, ठीक है। बहुत ही कॉमन एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ह्यूमन आई। बेटा बहुत सवाल आप देखोगे आराम से। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन से सवाल आना ही आना है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का फॉर श्योर आना है। तो प्लीज मेक श्योर कि नोटिंग इट डाउन। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बोला जा रहा है यहाँ पर कि मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। और यहाँ पर आपसे पूछा रहा है व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। जब एक इंसान को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के सिम्टम्स होते हैं तो कौन सा बीमारी होता है उस बेचारे को, प्रेसबायोपिया होता है। उनकी थोड़ी सी उम्र हो चुकी है, इस वजह से उनको प्रेसबायोपिया हो रहा है ना।
एंड इसके लिए कौन से लेंसेज का इस्तेमाल होता है, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। हाउ आर दिस लेंस प्रिपेयर्ड, वो भी हम कर लेंगे अभी थोड़ा सा। चलो अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इस इंसान को क्या है, इस इंसान को आपका है प्रेस बायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस इंसान को क्या है भाई, प्रेस बायोपिया है। और कौन से तरीके का लेंस इस्तेमाल होता है, बाईफोकल लेंस का, क्योंकि इसको आपका क्या कहते हैं, मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए एक सेपरेट लेंस होता है कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए एक सेपरेट लेंस होता है कॉन्वेक्स। तो इन दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी है। तो अब जो सेकंड सवाल है, हाउ आर दिस लेंसेज प्रिपेयर्ड, आपको बस वो लेंस का डायग्राम बना के दिखा देना है, एंड दैट इज इट, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कैसे बनाओगे आप, ऑफ कोर्स प्लीज एक सिंपल सा स्पेक्टेकल यानी कि ग्लास बनाइएगा यहाँ पर, और ऐसे डंडे मार दीजिएगा। पूरे करण जौहर जी का आप बना देना स्पेक्टेकल, आप चाहो तो गांधी जी का भी बना सकते हो गोल गोल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप यहाँ पर इनको लेबल सही से करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉनकेव लेंस होगी। क्यों होगी कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस मायोपिया को ठीक करती है, और मायोपिया होती है जब आपकी दूर की दृष्टि ठीक ना हो। और जब भी हमें दूर देखना होता है तो हमारी आंखें आप देखोगे चश्मों के ऊपर लेवल पे होती है, ठीक है। तो ऊपर का लेवल कॉनकेव का होगा, उससे मायोपिया आपका ठीक हो जाएगा। और जब भी आपको नजदीकी चीज देखनी होती है, जैसे अगर मुझे आईपैड देखना है, मेरी आंखें ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है, तो नीचे का जो पार्ट होना चाहिए वो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आपकी नजदीक की दृष्टि ठीक करती है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट हो गया कॉनकेव, नीचे का पार्ट हो जाना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ गया बेटो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कॉनकेव मायोपिया ठीक करेगी और कॉन्वेक्स आपका हाइपरमेट्रोपिया ठीक करेगा। इस डायग्राम के लिए आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या पूछा गया है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा गया है, अ पर्सन नीड्स, क्या पूछा भाई, पर्सन की तो बहुत नीड्स होती है इसकी क्या नीड्स अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग इज नियर विजन एंड -3 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग इज डिस्टेंट विजन। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। इतना आसान सवाल है ना, और पावर रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही है। तो पावर का आप जानते हो, पावर इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ आपको निकालना है। सो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 1/p, और इसको मान लेते हैं F1 है, क्योंकि P1 आप पावर यहाँ पे +3 डायोप्टर डाल के निकालोगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 यानी कि 0.33 सेंटीमीटर हो गई। तो आप इसको नहीं, 0.33 मीटर हो गई है, आप इसको 33 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी नहीं कन्वर्ट करोगे तो कोई इशू नहीं है। F2 इज इक्वल टू 1/P2 हो गया, और यहाँ पर आपको -3 डायोप्टर बोला हुआ है, तो जवाब -0.33 मीटर में आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर में जब भी आप निकालो, डायोप्टर से जब भी आप फोकल लेंथ निकालोगे हमेशा मीटर में आएगी, और मीटर से निकालोगे पावर तब भी वो डायोप्टर में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि भाई P इज इक्वल टू 1/f में आप हमेशा फोकल लेंथ को मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका बहुत ही प्यारा सवाल बढ़िया सा हो गया प्रेस बायोपिया के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, बाय द वे गाइस, अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो मैं सारे सॉल्यूशंस भी यहाँ पर डाल रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा जो नोट्स है जैसे मैंने बताया आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ उस सरप्राइज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो मैं कुछ दिन में आ जाएगा। 19 को ये सरप्राइज रिलीज होगी, उस वीडियो लिंक में उसका क्या कहते हैं किस टाइम पे आने वाला है वो भी होगा। रिमाइंडर सेट कर रहे हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। बस बच्चा अंधा हो गया पढ़ाई में, यार को नहीं। रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दूर रखी हुई है, कितने दूर, 3 मीटर दूर रखी हुई है, तो 3 मीटर दूर बच्चे को नहीं दिख रहा है, तो भाई दूर की दृष्टि मायोपिया, करेक्ट। तो नेम द डिफेक्ट ऑफ दिस विजन, मायोपिया हो चुका है। स्टेट द पॉसिबल कॉजेस ऑफ दिस डिफेक्ट, क्या क्या कॉज होते हैं मायोपिया के, और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट, कैसे करेक्ट किया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या आपके कॉजेस वगैरह हैं, ताकि आप आराम से बड़े प्यार से लिख सको इसको। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे बेटा। ऑफ कोर्स ए स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट मायोपिया, और मायोपिया इज अ डिफेक्ट व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके कॉजेस क्या क्या, इसके 2 कॉजेस है, आप जानते हो बेटा। सबसे पहला कॉज होता है एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। दूसरा होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, है ना, जब आपका लेंस ज्यादा कर्व्ड हो जाता है। क्या बताया था मैंने, अगर आपको दूर की चीज देखनी है, बीच पे बैठ के दूर की चीज देखनी है, तो आपके सिलेरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, लेंस को रिलैक्स होना पड़ेगा, लंबा होना पड़ेगा। अगर उतना लंबा नहीं हो पाता क्योंकि कर्वेचर ज्यादा है, उसका एक्सेसिव कर्वेचर है, तो दूर का आप नहीं देख पाओगे, तो वही मायोपिया होती है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन कर लिए, अगर आप ये मेंशन करोगे ना तो फिर आपका जो एग्जामिनर है वो आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा,
अब वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि मायोपिया में आपका जो इमेज होता है वो रेटिना के सामने बनता है, ये लिख दिया आपने तो एग्जामिनर खुश। ठीक है, सो मायोपिया इज अ डिफेक्ट व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द आई लेंस इज फॉर्मिंग द इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। बोल दिया कॉसेस, नंबर 1 एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, नंबर 2 एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, खत्म। फिर बनाना आपको डायग्राम। तो सबसे पहले आप बना दोगे भाई मायोपिक आई कैसे दिखती है। भाई आप देखोगे दूर से आपकी लाइट रेज आ रही हैं और हमारे ह्यूमन आई से जब टकरा रही हैं तो वो क्या हो रही है भाई, वो कन्वर्ज हो जा रही है आपके रेटिना के पहले, होना चाहिए था रेटिना पे। ठीक है, तो अभी कैसे इसमें रेटिना पे कराएंगे, करेक्शन होते इसके सामने हमने लगा दिया है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जैसे हमने लगा दिया, कॉनकेव लेंस क्या करता है, थोड़ा सा डाइवर्ज करता है लाइट रे को, तो लाइट रे आकर थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाती है और डाइवर्ज होकर जब लेंस के पीछे कन्वर्ज करती हैं तो रेटिना में जाके कन्वर्ज हो जाती है। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल आप मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का सवाल फॉर श्योर देखोगे, कोई ना कोई एक डिफेक्ट आपको जरूर आएगा एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया मायोपिया, और यही सेम सवाल आपको हाइपरमेट्रोपिया भी आएगा, वो मैं करवाऊंगा। और मायोपिया का वेरिएशन क्या हो सकता है, यहां पर देखो पूछा जा रहा है स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली फार अवे ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दो स्टफ। आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है व्हाट इज मायोपिया, व्हाट आर द कॉजेस, स्टेट द रीजंस, ड्रॉ द डायग्राम, करेक्शन, कुछ स्टेट भी पूछ सकता है आपसे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 5 हाइपरमेट्रोपिया। पूछना तो जरूरी है। चलो बेटा, अब तक अगर मजा आ रहा है तो काहे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और ना ही शेयर कर रहे हो, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जिसका डिमांड आप सबसे ज्यादा डालोगे, हल्ला जिसका मचाओगे, हल्ला, लाइट हल्ला, ह्यूमन आई हल्ला, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हल्ला मचाना आपको, ठीक है ना, तो तब जाकर बनेगा, नहीं तो कैसे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर प्लेस नियरर देन 50 सेंटीमीटर, नजदीक 50 सेंटीमीटर के करीब रखने के बाद इंसान को दिख ही नहीं रहा, तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है, नेम द डिफेक्ट, कर दिया नेम, और क्या उसका पप्पे का नाम बोलो, हाँ हाइपरमेट्रोपिया सीनियर। he is suffering from, draw a ray diagram to illustrate this defect। of course डायग्राम बनाने हैं, list its two possible causes, सेम मायोपिया जैसा सेम सवाल आएगा आपको, और कौन से डिफेक्ट के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो, कौन से लेंस के थ्रू ठीक कर सकते हो। यहाँ पर एंड में एक एक्स्ट्रा पार्ट ये भी है कि अच्छा आपको डायग्राम के थ्रू बनाना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो हाउ दिस डिफेक्ट में करेक्टेड यूजिंग अ लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू बनाना है आपको। एक एंड में एक एक्स्ट्रा सवाल ये भी पूछ सकता है कि भाई फाइंड आउट द पावर ऑफ दिस लेंस। तो आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर का फोकस यहाँ पर दिया हुआ है, तो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो दिया हुआ है फोकल लेंथ है नहीं, तो अगर आपको दिया जाता है तो उसके साथ आपको पावर निकालनी पड़ेगी, एडिशनल चीजें वो P = 1/f, वही सेम तरीका, बट इसको निकाल देते हैं जवाब। तो ऑफकोर्स ही बात है भाई, हमने पता था कि ये हाइपरमेट्रोपिया ही है, और अगर आपने मायोपिया पढ़ा हुआ है तो हाइपरमेट्रोपिया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मायोपिया में हमने क्या देखा, दूर के नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया नजदीक का नहीं दिखता। ठीक है, और कैसे याद रखना है आपको, मैंने एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपने MDH मसालों के ऐड देखे हुए हैं तो उसमें एक नाना जी आते हैं, तो आपको बस यही याद रखना है, MDH के नाना जी याद रखोगे तो क्या होगा, भला होगा आपका भला। ठीक है, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का नहीं दिखता, तो ये याद रखो, तो कंफ्यूज नहीं होगी मायोपिया दूर का है कि नजदीक का, वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। बात खत्म हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया हाइपरमेट्रोपिया का मायोपिया का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में रेटिना के सामने कन्वर्ज होती थी, तो आप देखोगे यहाँ पर रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। दूसरा, वहां पर था एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल कॉज, यहाँ पर है शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल। वहां पर एक्सेसिव कर्वेचर था, यहाँ पर होगा आपका लेस कर्वेचर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टल लेंस इज टू लॉन्ग, लेंस इज टू लॉन्ग, मतलब कि वो रिलैक्स्ड फॉर्म में वो उसका कर्वेचर बढ़ नहीं रहा, तो लेस कर्वेचर ऑफ द लेंस यहाँ पर आप लिख सकते हो सीधा। ठीक है, और कैसे ठीक करोगे, जब नजदीक से आपकी रोशनी आती है आपके आंखों के लेंस पे, तो वो आपके रेटिना के पीछे कन्वर्ज करती है, आपको इसको रेटिना पे कन्वर्ज करवाना है। तो अगर आप यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे तो भाई कॉनकेव लेंस तो क्या करेगा, कॉनकेव लेंस तो लाइट को और दूर डाइवर्स करेगा और पीछे जाके आपकी रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज होगी ना, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट रे आती है तो वो आपको लाइट रेस को कन्वर्ज कर देती है, और कन्वर्ज करने के बाद फिर रेटिना पे आपका लाइट रे और कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, तो करेक्शन भी यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया का ये हो गया। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों, सिंपल रखो, ये सवाल डायरेक्ट ही आएगा, इसके घुमा फिरा कर आपको ये नहीं आ सकता है। चलिए भाई साहब, ह्यूमन आई वाले पार्ट से ये थे आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इसके अलावा कोई और वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है आपको आने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। आप गारंटी लिख के दे दो, 8 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं,
ठीक है, अब आती है कलरफुल वर्ड वाली पार्ट जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इज गोइंग टू बी रियली नाइस, मतलब मज़ा आएगा उसको करने में। ठीक है, तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, मार्क ऑन इट द इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे एंड द एंगल ऑफ डिविएशन। बहुत बहुत प्यारा सा सवाल। आपको इसमें बहुत सिंपल से करना क्या है, एक आपको ऑफ कोर्स की बात है प्रिज्म बना देनी है, ठीक है, और 2D डायग्राम बनाना है मेरे आर्टिस्ट लोगों, 2D डायग्राम बनानी है। तो आप आराम से यहाँ पर प्यार से एक प्रिज्म बना दीजिए 2D फॉर्म में, तो यानी कि ट्राइंगल बना दीजिए। और ट्राइंगल के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल सी लाइट रे डालनी है। तो आपने ये इंसिडेंट रे डाल दी, चलिए मान लीजिए, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। और वो प्रिज्म के इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब वो लग रही है वहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे प्रिज्म के ऊपर एक नॉर्मल बना देंगे, नॉर्मल बन गया हमारा। अब आप यहाँ पे एंगल डालोगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल उसको क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब हमारी ये जो प्यारी सी लाइट रे थी उसे सीधी चली जानी चाहिए थी, है ना, उसे सीधी चली जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि अब वो हवा से प्रिज्म में जा रही है, यानी कि वो एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। और मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, राधा फ्रॉम तमिलनाडु। तो राधा फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु मतलब टुवर्ड्स दी नॉर्मल इस लाइट रे को बेंड होना चाहिए। तो यानी कि नीचे की तरफ आपकी लाइट रे जो है बड़े प्यार से बेंड हो जाएगी, ऐसे लाइट रे हो गई बेंड। अब ये जो लाइट रे निकला है इसका नाम क्या है भाई, ये तो आपका प्यारा सा रिफ्रैक्टेड रे है ना। सो द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात खत्म। अब आपकी रिफ्रैक्टेड रे पहुंच चुकी है इस साइड पे, तो उस साइड पे भी नॉर्मल बनाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारा कर्तव्य है, तो हमने नॉर्मल बना दिया यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, आप देखोगे कि भाई लाइट रे को चले जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो जाएगा सीधा नहीं जाएगा, क्यों, अब क्योंकि लाइट रे ग्लास मीडियम से हवा के मीडियम में आ रही है। तो जब वो हवा के मीडियम में आएगी तो होगा क्या, द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू हवा, ग्लास अ डेंसर मीडियम ट्रैवलिंग टू अ रेरर मीडियम। मैंने क्या शॉर्टकट बताया हुआ है, डॉक्टर अनवर। तो डॉक्टर अनवर, अन 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 अन, तो डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आपकी लाइट रे बेंड होनी चाहिए, यानी कि लाइट रे और नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। तो लाइट रे आपकी ऐसे ही जाएगी, और ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका एमर्जेंट रे, और द एंगल मेड बाय द एमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, बड़े प्यार से हमने बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें खत्म हो चुकी है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर मार्क करनी ही करनी है, और वो क्या है, अगर मैं इंसिडेंट रे को खींच देता हूँ ऐसे, और अगर मैं एमर्जेंट रे को खींच देता हूँ ऐसे, तो आप बड़े प्यार से देख पाओगे कि भाई मेरे लाइट रे को जो है ना ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बट सीधे जाने के बदले आप देखोगे लाइट रे ऐसे बेंड हो चुकी है। तो इतने कितने भाई, इतने एंगल से आपकी लाइट रे वो बेंड हो चुकी है। कितने एंगल से, इतने एंगल से आपकी लाइट रे डिविएट हो चुकी है अपने एक्चुअल रास्ते से। तो इसी ये जो एंगल आपने बनाया यहाँ पर, इसी को हम कहते हैं एंगल डी, यानी कि आपका एंगल ऑफ डिविएशन, यानी कि आपका एंगल ऑफ डिविएशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट इट डाउन गाइस, कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिज्म। बस इतना ही लिखना है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे इंग्लिश में लिखोगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। जैसे द डिविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, बात खत्म। तो यहां पर आपने एमर्जेंट रे को मार्क कर दिया, इंसिडेंट रे को मार्क कर दिया, एंगल ऑफ डिविएशन मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया। अब इस प्रिज्म के सवाल को आपको डायग्राम बेस्ड सवाल ही पूछा जा सकता है, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे भाई सही डायग्राम कौन सा है प्रिज्म को बताओ। तो आपको याद रखना है कि भाई आपके जो प्रिज्म है, आपके प्रिज्म को बेटा याद रखना, आपके प्रिज्म को बेस पसंद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रिज्म में जब भी लाइट रे जाएगी वो हमेशा अपने बेस की तरफ ही लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेगी, डिविएट करेगी। तो प्रिज्म को अपना, क्या आपको अपना, नॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रियली इंपॉर्टेंट। ओके, very important question. How will you use 2 identical glass prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out on the second prism as white light? Draw and label the ray diagram. यहाँ पूछा रहा है कि भाई एक आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक डायग्राम के थ्रू, कि एक लाइट रे जब प्रिज्म के थ्रू निकलती है फिर दूसरे प्रिज्म के थ्रू निकलती है तो वापस व्हाइट लाइट ही निकलती है। तो दिस इज योर न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल में 2-3 बार तो आ ही चुका है ये। तो न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था और क्या किया था हमारे न्यूटन जी ने, बहुत सिंपल रफ डायग्राम बनाओगे आप, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना।
आपने एक प्रिज्म बना दिया, दूसरा प्रिज्म बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लाइट रे आएगी यहाँ पर, लाइट रे फिर अपने 7 प्रोमिनेंट कलर्स में डाइवर्ज आउट करेगी और वो फिर सेकेंड प्रिज्म के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। सॉरी मेरी गलती गाइस, मैंने हाँ, हमेशा लाइट रे बेस की तरफ, बेस की तरफ, बेस की तरफ, ये छोटी छोटी चीज़ें मार्क्स कटवा जाती है ना। फिर इस हमारे इस पूरे सेकंड प्रिज्म का बेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो बस बेस की तरफ रिफ्रैक्शन करेंगे सबके सब, सारी लाइटें बाई बेस की तरफ दोबारा जाएंगी और फिर कन्वर्ज होकर बाहर निकल जाएगी। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम को बनाना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एरो मार्क के साथ बनाना, भाई साहब मैं भी आपका मार्क्स नहीं काट पाऊंगा फिर, है ना। तो ये था आपका न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन लाइट एक्सपेरिमेंट, जहां पर न्यूटन जी ने जब एक व्हाइट लाइट आपके पहले प्रिज्म के अंदर डाला तो वो लाइट रे डिस्पर्स हो जाती है अपने प्रोमिनेंट कलर्स में, विबग्योर में। फिर जब वो दूसरे प्रिज्म के अंदर घुसती है फिर वो दोबारा कंबाइन होकर आपको व्हाइट लाइट दे देती है। इसी को हम न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये डायरेक्ट सवाल भी आपको आ सकता है या तो ऐसे घुमा फिरा भी आ सकता है। अब सिमिलर एक सवाल जो आपको आती है इस मैं बताना चाहूँगा आपको एग्जामिनेशन में, वो ये है कि ग्लास स्लैब में क्यों नहीं होता है डिस्पर्शन। प्रिज्म में होती है, ग्लास स्लैब में क्यों नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखोगे इन्हीं दो प्रिज्म को अगर मैं थोड़ा सा और पास लाकर ऐसे कंबाइन कर दूं तो आप देखो कि भाई एक ग्लास स्लैब ऐसे नहीं लग रहा है। तो आपको ये बोलना ही है कि भाई ग्लास स्लैब, क्योंकि उसके पैरेलल साइड से इट एक्ट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, ठीक है। तो ये डायग्राम साथ में बना दोगे तो भाई पूरा का पूरा खत्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा तो फिर कैसे होगा, रिकंबाइन हो जाएगी ना लाइट रे, इसलिए वो डिस्पर्शन नहीं होगी। ये सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पहले आ चुका है, आजकल नहीं आता है, बट यू नेवर नो। मेरा काम है बताना, बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पीपल, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है अब तक, तो मेरे को तो मजा आ रहा है, आपको आ रहा है, लेट मी नो। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ लेबल रे डायग्राम शो द पाथ फॉलोड बाय अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब एक मोनो, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बच्चों को समझ नहीं आता है सर ये मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप हो। क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर, कलरफुल, जैसे कि मैं हूं। तो मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर। तो एक सिंगल कलर की लाइट जब एक प्रिज्म के थ्रू पास होगी तो क्या होगा, अभी कुछ देर पहले तो बनाया ना, रिफ्रैक्शन होगी और क्या होगा, ठीक है। तो बात खत्म। सो रिफ्रैक्शन होगी, वो रिफ्रैक्शन वाला डायग्राम सेम बना देना है आपको, बात खत्म हो गई। तो ये आपका पहला खत्म। दूसरा क्या कहता है, व्हाट वुड हैपन इफ दिस बीम इज रिप्लेस्ड बाय अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। बताओ अगर इसको हम एक मोनोक्रोमैटिक लाइट के बदले व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। व्हाइट लाइट इज नेवर अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर अनगिनत ऑल कलर होते हैं, है ना, रेनबो बनती है उसी से। तो क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। जब प्रिज्म के थ्रू एक क्या कहते हैं लाइट रे निकलेगी विच विल बी व्हाइट बीम ऑफ लाइट, तो फिर आपका प्रिज्म क्या करेगा, आपका प्रिज्म उन सारे के सारे लाइट को डिस्पर्स कर देगा, डिस्पर्शन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, है ना। विबग्योर बनेगा, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर बनेगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना। अब डिस्पर्शन बच्चों आपके पूरे साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। पहला सवाल, डिस्पर्शन क्या होता है। When the light passes through a prism, it splits into its constituent colors. विबग्योर, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। दूसरा सवाल, डिस्पर्शन होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। ये लिखना आपको बहुत सिंपल तरीके से। क्या लिखोगे आप, लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ, एवरी लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीड, जिसके वजह से डिफरेंट रिफ्रैक्शन। क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ, हर कलर की लाइट का वेवलेंथ अलग होता है तो उसकी स्पीड अलग होती है, उसका रिफ्रैक्शन अलग होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन तो स्पीड का गेम है ना, डेंसिटी टू रेयर, स्पीड बदली तो रिफ्रैक्ट हो गया, तो पूरा पूरा स्पीड का गेम है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है बेटा। चलो, तो डिस्कशन आएगा या आपको, आई होप यू गाइस गॉट इट। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे निकलता है वो है कि व्हाट इज रेनबो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक बार करके देख लेते हैं बड़े प्यार से। तो यार देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रेन ड्रॉप बनाओगे जैसा मैं बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे बनाना है आपको। यहाँ पर मुझे कोई भी कन्फ्यूजन चाहिए ही नहीं। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग बढ़िया से बनाओ इसको। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी कारीगरी दिखा देता हूँ आपको।
ठीक है। ओके। अब इसमें जब व्हाइट लाइट आती है, ठीक है, तो इसमें जब व्हाइट लाइट आती है तो आपको सबसे पहले व्हाइट लाइट को रेनबो के ऊपर डालना है, नीचे बीच में नहीं डालना होता है। बीच में नीचे डालते वक्त रेनबो फॉर्म नहीं होती है। और यहाँ पर इसको लिख देना है ए, तो यहाँ पर ए को साइड में लिखोगे। ए पे क्या होगा, जब पहले सरफेस में लाइट रे पहुंची तो क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अच्छा भाई पॉइंट ए पे तो डिस्पर्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब लाइट रे अंदर घुसेगी तो क्या होगा, उसके बाद जब लाइट रे अंदर घुसेगी तो भाई आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिस्पर्शन हो गया। आप चाहो तो ये 7 का 7 बनाने के बदले बस पहला और आखिरी बना दोगे तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। बट मेक श्योर करने की सब में एरो मार्क डाल रहे हैं और पूरा का पूरा डायग्राम आप पेंसिल से बना रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने वायलेट लिख दिया, यहाँ पर आपने रेड लिख दिया, काफी हो जाएगा। अंदर के लाइंस ना भी बनाओगे तो चलता है, ठीक है। अब आप कहां पर पहुंचे, अब आप पहुंच चुके हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा बी। अब यहां पर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से और सीबीएसई भी इंटरनल रिफ्लेक्शन ही कंसिडर करती है। अब मैं बताता हूं आपको क्यों, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लो आपके पास 10 एप्पल है और आपके दोस्त को आपने पूरा 10 एप्पल दे दिया, तो यू हैव गिवन ऑल योर एप्पल्स टू हिम। वैसे अगर एक 100% जो लाइट अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान लो यहां पर जो लाइट रे आ रही है वो सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रही, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो मोस्ट ऑफ द रेनबोज में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई 100% लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यू नेवर नो, रेन ड्रॉप्स में भाई बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनके भी अपने प्रायोरिटीज है। तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, तो आप हमेशा इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन तरह ही देखते हो, ठीक है। तो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। तो अभी क्या होगा भाई, ये सारी की सारी लाइट रे पहुंच जाएंगी आपके दूसरे तरफ, ठीक है, पहुंच गई, और यहां से वो रिफ्रैक्ट करके बाहर आ जाएगी और आपको यहां पर भी एरो मार्क डाल देना है और पूरे मार्क्स हुए आपके। इसको आप लिखोगे एज अ पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी लिखा। और सी पे क्या होगा बेटा, सी पे आपका रिफ्रैक्शन होगा, दैट्स इट। ये सी को मैंने कुछ ज्यादा दूर नहीं लिख दिया, बस, ठीक है। तो ये डायग्राम, ये बात खत्म। एक और सवाल जो आपको रेनबो से पूछा जा सकता है वो ये भी है कि भाई आपका सही पोजीशन क्या होगा फॉर यू टू सी अ रेनबो। आपको हमेशा रेनबो थोड़ी दिखता बारिश के टाइम पे, है ना। तो सही पोजीशन क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है, और ये मैं चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है। कि आपका जो सन है ना, सन जो है वो आपके पीछे होना चाहिए, सन जो है वो आपके पीछे होना चाहिए। आप सेंटर पे रहोगे, ठीक है, आप सेंटर में रहोगे, और बारिश जो है वो आपके सामने पड़नी चाहिए। ये सही पोजीशन होती है आपके रेनबो फॉर्मेशन को देखने के लिए, कि सन आपके पीछे और रेन आपके सामने और ये आप सेंटर में हो, ठीक है। चलो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। कितना सुंदर बनाया मैंने यार, नजर ना लगे, ठीक है। अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, एंड लेट्स और इसको मैंने मल्टीपल क्वेश्चन से कंबाइन कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहे थे, तो मैंने ABC करके इसमें डाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक एक करके करना शुरू करेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई वांट यू गाइस टू नोट इट डाउन वेरी केयरफुली, ठीक है। सबसे पहला वो ये आप अब आपके इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट सवाल बच गए, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन दोनों की जो एप्लीकेशंस है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक बार देख लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। कि जब लाइट रे एक कोलॉइडल मीडियम में जाती है, जब भी आपका एक लाइट रे एक कोलॉइडल मीडियम मतलब भाई जैसे आपका दूध हो गया ना, एक पानी के ग्लास में थोड़ा सा दूध मिला दो तो क्या होता है, कोलॉइडल मीडियम हो जाता है। तो कोलॉइडल मीडियम मतलब उसके पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से मीडियम साइज के होते हैं। तो लाइट रे एक कोलॉइडल मीडियम के अंदर जाती है तो वो टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, लाइट रे बिखर जाती है सब जगह, और इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। लाइट के बिखरने को हम स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग, बिखरना, गॉट इट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में क्या डिफरेंस है। या देखो, केक आती है, केक आप काट कर बांटते हो, काटना बांटना, करेक्ट। स्प्लिट होती है केक, स्प्लिटिंग इज डिस्पर्शन। कांच को उठा के जमीन पे मारते तो बिखरता है, वो बटता नहीं, बिखरता है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग और स्प्लिटिंग में डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये होती है व्हेन द लाइट रे एंटर्स इनटू कोलॉइडल मीडियम, इट डिस्पर्सेस और नॉट डिस्पर्सेस, माय मिस्टेक, इट स्कैटर्स और रीडायरेक्ट्स इटसेल्फ इनटू मल्टीपल डायरेक्शन, जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको कलर ऑफ द स्काई ब्लू दिखाई देता है,
है ना। जैसे जब भाई व्हेन द लाइट रे एंटर्स इनटू आवर एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, तो पूरे दिन भर हमें कलर ऑफ द स्काई ब्लू दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपका रीजन खत्म हो गया, सेकंड सवाल जो है पूरा हो जाता है। अब एक सवाल ऐसा भी आता है कि भाई स्टॉप सिग्नल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि रेड कलर की जो लाइट होती है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो यहां पर इसको भी आपको नोट डाउन करना है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्कैटरिंग, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा एडिशनली नोट डाउन कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो लाल कलर की लाइट का भाई वेवलेंथ क्योंकि बहुत ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होती है, तो दूर तक ट्रैवल कर पाता है। क्यों सर, क्यों दूर तक ट्रैवल कर पाता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों भाई, देखो चीनी उठाई आपने या तो नमक उठाया, पानी का ग्लास है उसमें डाला, मिलाया, घुल गया, नमक और चीनी गायब हो जाती है, दिखता नहीं। वैसे ही जब कलर ऑफ द लाइट, मतलब लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, टकराती है, अपने आप को बिखराती है ना, बिखर जाती है, बिखरने के बाद थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके वो भी घुल जाती है। इसी वजह से तो वायलेट इंडिगो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि वायलेट कलर ब्लू से भी कम वेवलेंथ का है, तो वायलेट कलर घुल जाता है स्कैटर होके, इंडिगो कलर घुल जाता है स्कैटर होके, ब्लू लाइट थोड़ी बहुत अंदर आपको आती है और दिन भर में घुलने से पहले हमारे आंखों तक पहुंच जाती है, तो स्काई हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो वैसे स्टॉप सिग्नल्स होते हैं या तो डेंजर सिग्नल्स होते हैं ताकि हमें दूर तक दिखाई दे, वो रेड कलर का होता है ताकि क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, पूरा एटमॉस्फेयर ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है। अब इसका एक पहला सवाल ये भी होता है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं होगी, कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो स्कैटरिंग कैसे होगी, तो आपको हर चीज डार्क नजर आएगी, पूरी डार्क। तो ऐसे ही एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्काई का क्या कलर होता है, ब्लैक होता है। क्यों, क्योंकि भाई स्पेस ब्लैक कलर है, स्कैटरिंग नहीं हो रही तो कोई कलर नहीं है, ब्लैक ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक और सवाल जो आ रहा है यहां पर वो है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल का सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है। क्या होती है भाई व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, क्योंकि मान लीजिए कि भाई साहब मैं यहां पर आपको डायग्राम समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजा ब्रो, ऐड पेज कैसे करते हैं, यहां से करते हैं, एक सेकंड बेटा, मैं भी सीख ही रहा हूँ चीजें। हाँ आ गया ब्रो, ठीक है। मान लीजिए कि आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, स्माइल कर रहे हैं ब्रो, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये है एक सितारा। जब लाइट रे, स्टार की लाइट रे आपके आंखों तक पहुंचती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्ट करती है, फिर आपकी आंखों तक पहुंचती है। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई हर बार आपकी आंखों तक ऐसे ही पहुंचे, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो घूम रही है अर्थ के साथ, हमारा गोला घूम रहा है तो एटमॉस्फेयर साथ में घूम रही है। तो कभी कभी आपकी आंखों तक 100% ऑफ लाइट आ जाती है, कभी कभी आपकी आंखों में कुछ नहीं आती है, कभी कभी आपकी आंखों में 50% लाइट आती है रिफ्रैक्ट करके। तो क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग योर आइज इज फ्लक्चुएटिंग, इंटेंसिटी इज फ्लक्चुएटिंग, विच गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, क्योंकि प्लैनेट का जो साइज होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लैनेट जो होते हैं ना वो स्टार के कंपैरिजन में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गोला होता है, समझ गए ना बात को। तो जब इससे रोशनी आती है तो भाई सब जगह से ऐसे आ रही होती है, सो द अमाउंट ऑफ लाइट मोस्ट प्रोबेबली एंटरिंग इनटू योर आई इज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सेम। तो आप लिखोगे कैसे इसमें, आप इसको ऐसे लिखोगे, planets do not twinkle because the planets are extremely closer to the earth similar to sun। सन भी एक स्टार है, वो भी नहीं करता ना ट्विंकल, ठीक है, तो सन भी बहुत क्लोज है, जिस वजह से आपका जो प्लैनेट है इट एक्ट्स एज अ बिग सोर्स ऑफ लाइट, बिग मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन एक स्टार क्योंकि बहुत दूर है इट एक्ट्स एज सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से रोशनी आती है, इधर उधर भटक जाती है, बड़े सोर्स से जब आती है तो भाई सब जगह से आ रही है, फ्लक्चुएट होते दिखाई नहीं देता, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज द फाइनल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टुडे पीपल। इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। अगेन गारंटी हूं कि भाई इसके बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं आ सकता है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू दिस अमेजिंग चैनल। इस चैनल पे जो शॉर्ट्स आ रहे हैं प्लीज मेक श्योर देखना, उसमें मैं हर एक टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सबका लिस्ट दे रहा हूँ, टॉपिक्स दे रहा हूँ आपको। मेक श्योर कि आप शॉर्ट्स को भी देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफाई कर रहे हैं। चाहो तो एग्जाम के बाद भाई इसको ऑफ कर देना, चाहो तो, क्योंकि मैं एसएसटी के लिए भी वीडियोस बनाने वाला हूं आपके लिए, है ना। तो मेक श्योर कि अगर आप बंद करना चाहो तो बंद कर देना नोटिफिकेशन, लेकिन ऑन रखना मैं सजेस्ट करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सरप्राइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस पूरे सेशन का नोट्स आपको टेलीग्राम में मैं डाल रहा हूं। मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रियली मीन्स अ लॉट।
फिक्स।